सो द वेट इज़ ओवर एंड नाउ हम लेके आ चुके हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का वन शॉट वीडियो। एंड सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। एंड मैं चाहता हूँ कि आप जो पे ये जो डिस्क्रीट का वन शॉट होने वाला है, क्योंकि देखिए रात के 2 बज रहे हैं एंड 1:30 बज गया, 1:40 हो चुका है। एंड ये आपको वीडियो मतलब किस तारीख को, 10 तारीख को सुबह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई बात ऐसी करते हैं कि भैया डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है हमारा। सबसे पहले हम तुम्हारा सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ एंड ये सेट थ्योरी, ठीक है। सो बात इतनी सी है कि मैं आपको ये जो आपका कलर्ड पार्ट दिख रहा है, हम आपको इतना कराने वाले हैं। एंड बाकी आप मतलब भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, देख लो आप, ठीक है। आप खुद जानते हैं। तो सेट थ्योरी में हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें ही, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हाइप कर सकते हो प्लीज़ हाइप करो। एंड मैं हाइप करने के लिए बता दे रहा हूँ, अगर बहुत से लोगों को नहीं आता, जैसे ये M2 का वीडियो है एंड M2 के वीडियो पे जाना है आपको, मतलब जैसे कि आपको जो भी वीडियो मिले एंड यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जैसे ही ऐड ख़त्म होंगे एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे एक, अगर आप फ़ोन पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप करो एंड थोड़ा सा सपोर्ट करना यार। इस वीडियो पे मेरे को, मेरा जो एम रखता हूँ, मैं कुछ एम रखता हूँ, मेरे को कम से कम इस वीडियो पे 50 कमेंट चाहिए। सो आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगर 50 कमेंट, तो देखो आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। तो प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी कर देना प्लीज़, बस इतना ही बोलूँगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा एंड सारी चीज़ें दूंगा, ठीक है। एंड मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? चलो सेट, पहले हम सेट रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक स्टडी। तो देखो सेट्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सेट्स होते हैं क्या भाई हमारे, ठीक है। तो सेट्स होते हैं क्या, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सेट। तो सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। सो देखो ये है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है। तो देखो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे सेट हमारे ए बी सी हैं, तो मतलब जैसे अगर आपको ऐसा दिख जाए, जैसे ए की जगह तुमको क्या दिख जाए, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 दिख जाए, तो ये भी एक सेट है, ठीक है, ठीक है। सो अरे क्या 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 खुल रहा है भाई, सारी चीज़ें क्लोज करो। तो देखो सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है, सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे ए बी सी हो गया, ठीक है। एंड नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना कि सेट जो होते हैं वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होते हैं। एंड सेट को कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं एंड सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी कराऊंगा बट थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सो लिखते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखो ये वीडियो क्यों लेट हुआ, पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो भाई ऐसे नोट्स बनाने में भाई टाइम लगता है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि देखो मेरे को सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है। कुछ को इंग्लिश नहीं समझ में आती, कुछ को मतलब समझ रहे हो, तो उनको मेरे को ऐसा तरीका देना है पढ़ने का कि भाई उनको भी पढ़ने में मज़ा आ जाए एंड चीज़ें उनको समझ में आ जाए, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या कहलाता है, मतलब सेट को लिखने का तरीका। सो सेट के लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहला आता है रोस्टर फॉर्म। तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुमको, मैं तुमको दोनों कंबाइन नोट्स से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो मेरे नोट्स एंड आपके नोट्स, सो देखो, सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो प्लीज़ अपने इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो देखो जो यहाँ पे देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ सेट, फर्स्ट इज रोस्टर सेट एंड सेकंड इज सेट बिल्डर सेट। तो देखो अब इनको समझते हैं। देखो मेरे पास ये नोट्स भी हैं एंड वो भी नोट्स भी। तो रोस्टर सेट का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्म। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फॉर्म। वो, सो फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम सेट के सारे एलिमेंट डायरेक्टली लिख देते हैं। मतलब ये समझो कि अगर जैसे हमको सेट में कुछ लिखना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे ए हो गया, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स लिखे हो, ठीक। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म।
तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें हम एलिमेंट को प्रॉपर्टी या कंडीशन के थ्रू डिफाइन करते हैं। जैसे ये बॉबल्स लिखे हुए हैं तो हमने क्या लिखा, ए एक्स जो है हमारा एक्स इज़ अ बॉबल, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई कंडीशन, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ सेट्स, यहाँ पे 8 टाइप के लिखे मैंने, 7 और 8 टाइप। सो इनको बारी बारी से देखते हैं एंड इनकी कंडीशन देखते हैं एंड इनके जो क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, तो सबसे पहले समझो व्हाट इज एम्प्टी सेट। और मुझे लगता है मेरी फोटो, हाँ ये है, सर 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 सर। सो एम्प्टी सेट क्या होता है, सो एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। देखो जिस भी सेट्स में कोई एलिमेंट नहीं होता है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। इसका सिंबल ये होते हैं, ठीक है, या तो फाई या तो करली ब्रैकेट ओपन या क्लोज। तो देखो एग्जांपल में समझो कि ए है एंड एक्स है, जो एक्स है हमारा एक्स देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो है एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, ओके। अब आता है सिंगलेटन सेट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो हमारा सिंगलेटन सेट होता है, ये इसका एग्जांपल है। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें अनलिमिटेड गिनती के साथ साथ एलिमेंट हो, जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं या अनलिमिटेड गिनतीज होते हैं, मतलब अनलिमिटेड काउंटिंग होती है, वो हमारा फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, वो इनफाइनाइट सेट होता है। मतलब जैसे ये हमारे 1 2 3 लिखे हैं तो ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आता है सबसेट। तो देखो अगर एक सेट एक सेट का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो तो ए का सबसेट बी होगा। देखो जैसे ए इज इक्वल टू लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पे बी में लिख देता हूँ 1 2 3। तो ये देखो मतलब ए सेट में बी के सारे एलिमेंट है, तो ए का सबसेट होगा बी, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब ए का हर सेट एलिमेंट जो देखो ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा तो ए का सबसेट होगा बी, एंड अगर बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट होगा तो बी का सबसेट होगा ए। एंड ये देखो ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। एंड नाउ प्रॉपर सबसेट, ये समझो। प्रॉपर सबसेट मतलब अगर ए सबसेट बी है और देखो अगर ए का सबसेट बी हो और ए डज नॉट इक्वल हो तो उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। नोटेशन क्या है, ए सबसेट बी, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब ये होता है अगर दो सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। जैसे ए में हमारे लिखा है 1 2 3 एंड बी में लिखा है 3 2 1, तो ये दोनों इक्वल सेट बिकॉज इसमें एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखो जिसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और बाकी सारे सेट्स इसी के सबसेट होते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि इसमें सारे पॉसिबल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जितने भी आपके पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं, जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं सब यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होती हैं और बाकी सारे सेट इसी के सबसेट होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट निकले, चाहे वो आपका जो भी हो, जैसे पावर सेट हो, कोई भी मतलब इक्वल सेट हो या आपका प्रॉपर सबसेट हो या सबसेट हो या इनफाइनाइट सेट हो, फाइनाइट सेट हो, सिंगलेटन सेट हो, एम्प्टी या नल सब सेट हो, ये सब कहाँ से निकले हैं, आपके यूनिवर्सल सेट से निकले हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का नोटेशन क्या है, यू एंड एग्जांपल ये है, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के सारे पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी सेट के, जैसे सपोज ए का ए सेट है हमारा, ठीक है। जैसे ये देख लो ए बी सी, चलो इसको देखो, ठीक है। ए एस बराबर तीन वैल्यू दी गई 1 2 3, तो इसके हमने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। एक हमने बना दिया नल बना दिया, ठीक है। हमने सिंगल सिंगल सबको ऐड बना दिया, फिर एक एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, दो का तीन के साथ, 1 2 3 कर दिया। तो मतलब इसमें जितने भी पॉसिबल सबसेट कलेक्शन है हम सब बना सकते हैं। देखो फॉर्मूला समझो, अगर सेट में n एलिमेंट हैं तो पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल सेट में n एलिमेंट हैं, जैसे कोई भी सबसेट मान लो आप, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉर्मल सेट में जैसे आपका सेट ए बराबर n है, ठीक है। तो पावर सेट में कितने होंगे, पावर सेट में आपके 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। क्लियर, चलो क्लियर। अब आता है एक्सप्लेन करो ऑपरेशन ऑफ सेट।
तो ऑपरेशन हमें सेट के एक्सप्लेन करना है। तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स, तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखो एक ये ए है एंड ये बी है, तो ए एंड बी ये ऐसा कर दो तो ये यूनियन हो रहा है। अब इसको समझो, तो देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए में या बी में दोनों में प्रेजेंट हो वो यूनियन होते हैं। तो देखो जो ए में प्रेजेंट हो वो बी में प्रेजेंट हो, ठीक है, जो ए में हो या बी में हो दोनों में प्रेजेंट होते हैं उनको यूनियन बोलते हैं। तो इनका सिंबल कैसे, इनको नोटेशन कैसा होता है, ए यूनियन बी ऐसे डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए ए में और एक्स हमारा बिलोंग करना चाहिए बी में। या तो ए में बिलोंग करे या तो बी में बिलोंग करे, ठीक है। जैसे हमारा हमको क्या दिया गया है, ये एग्जांपल समझो 1 2 3 4 1 2 3 दिया गया है, 3 4 दिया गया, तो ए यूनियन बी है बिकॉज 3 मिल रहा है ए और बी दोनों में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आता है इंटरसेक्शन। तो देखो यूनियन को डिनोट किया जाता है सीधे वाले यू से एंड इंटरसेक्शन को उल्टे यू से, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो एलिमेंट ए और बी दोनों में कॉमन हो, बस। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ए में कोई वैल्यू है तो बी में भी होनी चाहिए, मतलब कॉमन हो। नोटेशन इसका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन समझो, तो ए इंटरसेक्शन एक्स, एक्स हमारा जो बिलोंग करना चाहिए वो ए में बिलोंग करे एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए दो में। तो देखो ये वाला जो और है, मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको, अभी समझो पहले। जैसे यहाँ पे ए बिलोंग करे हमारा ए में, और या तो हमारा ए में बिलोंग करना चाहिए या तो बी में बिलोंग करना चाहिए, समझना। या तो ए में बिलोंग करना चाहिए या तो बी में, किसी एक में। बट इंटरसेक्शन में वो चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। इंटरसेक्शन में एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से और एक्स बिलोंग करना चाहिए दोनों से, तब आपका इंटरसेक्शन होगा। मतलब देखो सीधी सीधी समझो, जैसे हमारे पास ये सबसेट है और ये सबसेट, तो जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो हमारा इंटरसेक्शन होता है, ध्यान रखना। जैसे ये ए बी है एंड हमको जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ना भाई, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। अब एग्जाम्पल के हेल्प समझो, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 3 4 5, तो तुम्हारा ए का ए इंटरसेक्शन बी किया तुमने, तो तुमको क्या वैल्यू मिली, 3, क्योंकि 3 ही कॉमन है दोनों में। तो एक एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में भी और एक्स बिलोंग करना चाहिए बी में भी। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अब देखो, अब बात ऐसी है कि भाई ये मैंने डायग्राम क्लियर कर दिया तुमको यहाँ पे। अब आता है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट वो होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, दो सेट होते हैं, ठीक है, ए एंड बी। डिसजॉइंट, अगर दो सेट्स का कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उन्हें डिसजॉइंट बोलते हैं। देखो सपोज, मतलब ये समझ लो, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास दो सेट है, ठीक है। ए सेट में कोई और वैल्यू हो एंड दूसरे वाले सेट में कोई और वैल्यू हो, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं दोनों सेट में, तो उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो ए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बी एंड ये फाई है, ठीक है, ठीक है। तो ए में 1 2 तो है एंड बी में ये है, तो इसमें कोई नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। एंड इसको कैसे डिनोट करेंगे, ए में कुछ नहीं है बी में कुछ नहीं है, तो भाई ये ऐसे डिनोट कर सकते हैं जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। देखो मेरे से कोई भी गलतियाँ हों बोलने में, या मैं कुछ और बोलूँ या कुछ लिख दूँ धोखे से, जैसे सपोज़ एक्स लिखना है तो वाई लिख जाए, तो माफ़ करना, ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। देखो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब वो होता है जो यूनिवर्सल सेट, देखो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना प्रेजेंट हो, ठीक। इसका नोटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का नोटेशन क्या होता है, नहीं कॉम्प्ली एक तो ये कॉम्प्लीमेंट सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का नोटेशन क्या होता है, देखो या तो तुम ए डैश बोल सकते हो या तो तुम ए बार बोल सकते हो, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है कि ए डैश इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग करना चाहिए यू में, बट मतलब एंड और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। सीधी सीधी बात है कि हमारा एक्स बिलोंग करे यूनिवर्सल सेट में, बट एक्स हमारा ए में नहीं मैच करना चाहिए। जैसे ये है 1 2 3, ठीक है, एंड ए हमारा मैच किया, बट ए डैश जो होगा वो 3 4 5 होगा, समझे। तो जो ए में नहीं है, ठीक है, हमारे ए में क्या नहीं है, 3 4
5 नहीं है तो हमने हमारा आंसर क्या हो गया? देखो ये यूनिवर्सल में 1 2 है, 1 2 ए बी में है, बट यूनिवर्स ए में हमारे क्या नहीं है, 3 4 नहीं है, तो हमारा ए डैश क्या होगा? 3 4 5। ये इसका डायग्राम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का मतलब है वो एलिमेंट जो ए में है पर बी में नहीं है। इसका नोटेशन होता है ए माइनस बी, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए ए में एंड एक्स नहीं बिलोंग करना चाहिए बी में। तो सेम है 1 2 3 4 है, 1 2 3 है और इसमें 2 4 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए डिफरेंस मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 3, क्योंकि 2 है और ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होगा। नोट, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, ठीक है। आइए ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब समझो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो वो एलिमेंट आते हैं, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ ए में हो या बी में हो या दोनों में कॉमन हो। देखो या तो तुम्हारा ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए या तो दोनों कॉमन में होना चाहिए, बस इतना समझ लो। ए डेल बी या तो ए प्लस बी, तो इसको ऐसे रैप कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन का ए डेल बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एग्जांपल ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? सिमेट्री निकालेंगे, तो इसका क्या निकलेगा? देखो 3 कट जाएगा बिकॉज मैच कर रहा है, ये दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। दोनों में कॉमन नहीं है, ये देखो ये सिर्फ ए में हो या बी में हो या तो दोनों में कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पे हमारा ये कॉमन है तो इसको काटो, इसको काटो। अब बाकी 1 2 3 4 कॉमन है नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा पॉइंट एडेड है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखी गई है। प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर तुम ए यूनियन ए नल करते हो तो आंसर आएगा हमेशा ए। अगर ए इंटरसेक्शन नल करते हो तो 5 भी बोल सकते हो, इसको नल की जगह मैं 5 बोलता हूँ। तुम अगर ए यूनियन 5 करते हो तो आंसर ए आएगा, एंड ए इंटरसेक्शन 5 करते हो, मैंने ऊपर यूनियन बोला, ए यूनियन 5 करोगे तो ए आएगा, और ए इंटरसेक्शन 5 करोगे तो 5 आएगा, ए यूनियन ए करोगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए आएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करोगे तो यू आएगा, ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो ए आएगा, एंड ए डैश का होल डैश करोगे तो ए आएगा। तो आई होप इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेट के फॉर्म क्या हैं। सेट 2 फॉर्म के होते हैं, सेट सेट विल्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। टाइप क्या है, एम्प्टी या नल सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, एंड ऑपरेशन कौन कौन से, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो आई होप इतना तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे भाइयों। अब हम बात, एंड ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट। सो अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है? सेट के जो बेसिक रूल्स या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब सेम सेट के साथ सेम ऑपरेशन करने पर रिजल्ट वही आना चाहिए। तो देखो तुम ए यूनियन ए करोगे तो तुमको ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए मिलेगा। तो ये हमारा क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ है। इट मीन्स तुम सेम मतलब सेम सेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो तुमको रिजल्ट वही आना चाहिए, बस। सेकंड नंबर पे है एसोसिएटिव लॉ। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ग्रुप चेंज मतलब एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि ग्रुपिंग चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे तुम ग्रुप चेंज कर दो, अब ग्रुपिंग कैसे चेंज करोगे? देखो समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे तुमने इसका ए यूनियन बी यूनियन सी किया, ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा? ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर एंड यूनियन सी, ठीक है, ये आंसर आएगा। अगर तुम इंटरसेक्शन करोगे तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बंद और इंटरसेक्शन सी, तो ये आंसर आएगा, ठीक। एंड तुमको ये नोट्स चाहिए तो भाई टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम पे तुमको अपलोड कर दिए जाएंगे। एंड कम्यूटेटिव लॉ, ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट सेम रहता है। देखो
ऑर्डर चेंज करने से क्या रहता है, कम्यूटेटिव लॉ में क्या रहता है, ऑर्डर चेंज करने से लॉ सेम रहता है। जैसे ए यूनियन बी है तो तुम बी यूनियन ए लिख दो तो बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी है तो तुम बी इंटरसेक्शन ए लिख दो, ये भी बराबर। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन सी होगा और इंटरसेक्शन बीच में आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम उसका होगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा तो ए इंटरसेक्शन बीच में, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बीच में आएगा, ठीक है। आइडेंटिटीज लॉ। तो यहाँ फाई नल सेट होता है और यू यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट का रोल अदा करता है। तो ए यूनियन फाई करोगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई करोगे तो फाई आएगा, ए यूनियन यू करोगे तो यू आएगा एंड ए इंटरसेक्शन यू करोगे तो ए आएगा। ये मैंने ऊपर बता दिया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच के रूल्स। देखो ये सेट और उनके बीच के कॉम्प्लीमेंट के रूल होते हैं। सो देखो ए, अगर तुम ए यूनियन ए डैश करते हो तो तुमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। अगर तुम ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हो तो तुमको फाइव मिलेगा, मतलब नल। यूनिवर्सल सेट का डैश करोगे तो फाइव मिलेगा एंड फाइव का डैश करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। इट्स जस्ट अपोजिट। आई होप क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो मेरे को चेक करना पड़ा, ठीक। डी मॉर्गन्स लॉ समझ लो। कॉम्प्लीमेंट लगाने पर यूनियन इंटरसेक्शन चेंज हो जाते हैं। अब समझना, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको प्रूव करके बताओ। आगे अपन इसके प्रूफ भी करेंगे। तो देखो जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसमें क्या होता है कि यूनियन और इंटरसेक्शन लगाने पे कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है। जैसे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। या देखो तुम कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो या डैश भी बोल सकते हो। मैं डैश बोल रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड अब आता है इनवॉल्यूशन लॉ। सो इनवॉल्यूशन लॉ में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेने से ओरिजिनल सेट मिल जाता है। देखो यहाँ पे जैसे तुम अगर ए का तुमने कॉम्प्लीमेंट किया एंड फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो तुमको ओरिजिनल सेट मिल जाएगा, बस ये है। अब कुछ लाइन समझ लो। यूनियन और होता है, इंटरसेक्शन एंड होता है, कॉम्प्लीमेंट नॉट होता है। ये तुमको यूनिट नंबर 3 में काम करेगा। डी मॉर्गन्स लॉ मोस्टली प्रूव या सिंप्लीफाई करने में आता है। आइडेंटिटी प्लस कॉम्प्लीमेंट लॉ एमसीक्यूज में काफ़ी आते हैं बट आपके में एमसीक्यूज आते नहीं। बट इतना ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला तुमको प्रूव करने का है। तो देखो प्रूव करो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के है या नहीं। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। तो देखो टू प्रूव दिस वी हैव टू शो दैट। तो हमें क्या शो करना है, ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का, ठीक है। पेन दिख नहीं रहा होगा, आई नो, जानता हूँ। एंड फिर इसी को हम अपोजिट लिख सकते हैं कि बी यूनियन ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है। इतना लिख दिया। अब हमने पहली कंडीशन उठाई ये वाली, ठीक है। दो कंडीशन हमारे पास, दोनों को हमें प्रूव करना है एक बार, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी उठाया, सबसेट है बी यूनियन यू का, बी यूनियन ए का। सो लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। एंड हमारा जो एक्स है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, ठीक है। तो देखो जब हमारा ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। पेन दिख नहीं रही होगा मेरे को मालूम है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं। देन हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एक्स हमारा बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स हमारा बी ए में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे। तो फिर जो हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा किस में बिलोंग करेगा, बी यूनियन ए में बिलोंग करेगा। तो देखो हमको क्या मिला, हम ए यूनियन बी लेके चले थे। तो हमें ए यूनियन बी लेके चले थे तो ए यूनियन बी के बाद हमें क्या मिल गया, बी यूनियन ए मिल गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड अब देखो यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे ए बी यूनियन ए सबसेट है ए यूनियन बी का, ये प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एक्स बी द आर्बिट्री एलिमेंट। तो एक्स बिलोंग कर रहा है किस पे, बी यूनियन ए पे। अब देखो तो हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करेगा बी में और एक्स बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। तो जो हमारा एक्स है वो ए में भी, एक्स जो है वो ए में बिलोंग करेगा
और एक्स जो है वो बी में बिलोंग करेगा। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो ए यूनियन बी है, मतलब और है, ठीक है। तो हमारा जो बी यूनियन ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। सो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल आ रहा है, सो इट मीन्स प्रूव्ड, ठीक है। अब नाउ सेकंड आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझो, ये ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो टू प्रूव दिस वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमको क्या क्या शो करना है कि हमारा जो जो एक बार हमने सीधा लिख दिया, ठीक है। देखो ये अब बोलोगे भाई ये क्वेश्चन आई कैसे? तो पहले मैं आपको बता दूँ कि तुम क्वेश्चन को एक बार ही देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तो पहले तुम फर्स्ट इक्वेशन को देखो। फर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी एकदम क्वेश्चन से मैच कर रही होगी। अब तुम ये देखो कि ये जो तुम्हारा ये वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड ये वाला पार्ट यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि जब ये बराबर ये है, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, तो क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी के? हमें ये प्रूव करना। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ली। तो हमने लिखा कि हमारा जो एक्स है वो किसके बराबर है, ए के, ठीक है। यूनियन लगाया क्योंकि यूनियन आएगा, ठीक है। देखो ये देखो, पहले हम किसको प्रूव कर रहे हैं, पहले हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखना गाइस। तो हमने एक्स लगाया, ठीक है। देखो मैंने म्यू मतलब बताया, यू मतलब बताया था, और इंटरसेक्शन मतलब एंड, ये चीज़ें प्लीज़ याद रखना। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऊपर बता दी हैं, ठीक है। सो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है। हमने ये वाला यूनियन हमने डायरेक्ट यहाँ लगाया और ये वैल्यू सेम रख दी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ कि अब देखो समझो, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर मैं तुमको समझाता हूँ। एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, यूनियन बी बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन सी में। तो अब देखो समझना, जो हमारा एक्स है वो तो बिलोंग कर रहा है ए में, हम इसमें इसकी जगह और लिख देते हैं। तो एक्स बिलोंग करेगा किस में, बी इंटरसेक्शन सी में, ठीक है। तो देखो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और क्या एक्स बिलोंग कर सकता है बी में? बिल्कुल कर सकता है। एंड ये इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा सी में। आई होप क्लियर होगा। फिर देखो, इतना क्लियर हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ। तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, बीच में और आ गया एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। तो अब हमने क्या किया कि हमने इन दोनों का और हटा के यूनियन लगा दिया। तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में एंड एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन सी में। तो हमने एक्स एक्स बिलोंग करा दिया, हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में एंड एक्स बिलोंग कर रहा था ए यूनियन सी में। तो हमने बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, एंड को हटा दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, जो हम हमारा ए यूनियन बी थी, मतलब जो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, क्या फॉलो कर रहे थे, ये वाली चीज़ फॉलो कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ हम इज इक्वल्स टू में क्या लिख दिया कि हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मिल गया, जो कि हमें चाहिए था, ये चाहिए था तो हमें मिल गया। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर होगा एंड तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी है। फिर हमें सेकंड में क्या प्रूव करना था, उसका जस्ट अपोज़िट प्रूव करना। तो हमने क्या किया कि जो हमारा एक्स है, ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट यहाँ आया, ये वाला पार्ट यहाँ आया, बीच में इंटरसेक्शन आया, ठीक है। तो हमने पहले इसको इसके बराबर कराया एंड एंड रखा एंड इसको इससे बिलॉन्ग कराया। तो हमने सीधा लिखा कि हमारा एक्स ए है जो वो बिलॉन्ग कर रहा है एक्स बी से एंड एक्स बिलॉन्ग कर रहा है इससे, ठीक है। एक्स बिलॉन्ग कर रहा है इससे, तो हमने क्या लिखा कि हमारा जो एक ए है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से और एक्स बिलोंग कर रहा है बी से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है सी से, एंड लगा के। सो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी से। तो हमने एंड हटा के इंटरसेक्शन लगा दिया, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो दिखने लगा। तो हमारा ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी आ गया। ये बिलोंग सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का।
तो हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया है एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आपके एग्ज़ाम में आता है प्रूव दैट, ठीक है? अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पूछा जाता है तुमको एग्ज़ाम में एंड 30 मिनट का वीडियोज़ हो चुका है ऑलमोस्ट। तो देखो लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन एंड हमें एक और प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इतना प्रूव करना। तो टू प्रूव दैट वी हैव द टू शो द ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटर सबसेट। देखो अब थोड़ी थोड़ी गलत होने लगी ना, इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, सबसेट बोलना चाहिए। तो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स मान लेते हैं आर्बिट्री एलिमेंट, इसको लेना। तो हमारा जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा जो एक्स है वो एक्स डज नॉट बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। तुमको सबसे पहले डज, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तुमको कॉम्प्लीमेंट हटाना। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हटाओगे? यहाँ पे तो हमने एक्स को बिलोंग करा दिया कि हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें, बट यहाँ पे हमारा एक्स बिलोंग नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू वी। इससे क्या होगा कि जब तुम यहाँ से एक्स को बिलोंग कराओगे, देखो एक्स बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और नहीं देखो, हाँ सॉरी, तुम कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? जैसे तुम्हारा ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है? अब तुमने यहाँ पे बिलोंग करा है तो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, एंड और की जगह एंड आ जाएगा एंड एक्स बिलोंग करने लग जाएगा बी में। अब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट एंड मतलब इंटरसेक्शन एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया। देन आपने प्रूव कर लिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है? आई होप इतना समझ में आया होगा। एंड नीचे देखो, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि जो देखो, तो एक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे? ए इंटरसेक्शन, एंड आ जाएगा, इंटरसेक्शन है क्योंकि, एंड एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब हमें एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अब और आ जाएगा क्योंकि हमने ऐसा डज नॉट बिलोंग्स टू करा दिया बी। अब हम एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कर देंगे क्योंकि और आ गया बीच में। अब यहाँ पे हम इसको, अब हम यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे तो अब यहाँ पे इसको हम क्या करा देंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड अब यहाँ पे हम इसको बिलोंग करा देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी सबसेट। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है? तो अब देखो भाई, ये मैच कर गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक आ गई, ठीक है? अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब दूसरा पार्ट निकालना हमें, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। टू प्रूव दैट बी, सो ये आपको लिख देना कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? अब हमें इस अब तुमको इसको सॉल्व करना। तो देखो, एक्स हमारा आर्बिट्री एलिमेंट, तो एक्स बिलोंग करना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी पे। बस तुमको कुछ नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू कराओ ए इंटरसेक्शन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
अब यहाँ पे एक्स को बिलोंग करा दो ए से और इंटरचेंज कर दो, इंटरसेक्शन से और में आ जाओ, यूनियन में आ जाओ और बिलोंग कर दो। ठीक है, यहाँ पे डैश कॉम्प्लीमेंट लगा दो, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर लेनी है। ठीक है, एंड फिर आपको इसी टाइप से ये प्रूव करने हैं, प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो देखो इनको सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये बहुत ईजी है एंड आप लोग देख लीजिए, एंड इनके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको ये नीचे वाला प्रूव कर लेना है। ठीक है, बाकी अब अपन नीचे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारा जो एक्स वाई होता है, तो हमारा जो ए होता है, एक्स होता है वो ए को बिलोंग करता है एंड वाई जो होता है वो बी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देयर आर थ्री सेट, जैसे ए बी सी हैं तो इनको प्रूव करो कि ए क्रॉस बी यूनियन सी एंड ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। ठीक है, तो देखो ये भी बहुत ईजी है, तो इसको भी सॉल्व कर लेना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं कि तुम इनको सॉल्व करो। अब आता है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं। तो देखो काउंटेबल सेट्स वो होते हैं जिस सेट के एलिमेंट में हम काउंट कर सके। जैसे जैसे मैं ए तो इस सेट में मैं काउंट कर सकता हूँ। तो मतलब हम मतलब जिस भी सेट्स के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, काउंटेबल सेट्स होते हैं, जिनको नेचुरली नंबर 1 2 3 के साथ 1 to 1 मैच कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल सेट्स कहते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट से फाइनाइट काउंटेबल सेट फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे ये 1 2 3 है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये फाइनाइट भी है और काउंटेबल भी है। एन है, ये नेचुरल नंबर है, ये डब्लू मतलब होल नंबर है, एंड ये इंटीजर, जेड मतलब इंटीजर। देखो एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, डब्लू को वोल नंबर और जेड को इंटीजर से। तो ये सब हमारे काउंटेबल इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब आते हैं अनकाउंटेबल सेट्स। तो जो अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं, अनकाउंटेबल सेट मतलब जिस सेट के एलिमेंट को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, या जिनको नेचुरल नंबर के साथ मैच नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल सेट्स बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस सेट्स के एलिमेंट को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, या जिनको नेचुरल नंबर के साथ मैच नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। एग्जांपल क्या है, रियल नंबर देख लो आप, रियल नंबर बिटवीन 0 से 1 तक, तो ये हमारा 0 से डॉट डेसिमल स्टार्ट हो गया एंड इनफाइनाइट विथ गैप। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसमें एलिमेंट इतने ज़्यादा हैं कि काउंट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं। इनमें बीच में डिफरेंस समझ लो। काउंटेबल सेट्स एलिमेंट गिन सकते हो, बट इसमें एलिमेंट नहीं गिन सकते हो। फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, ये हमेशा इनफाइनाइट रहे। ठीक है, जो हमारा काउंटेबल है वो इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकता है, बट हमारा अनकाउंटेबल हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। इसमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आते हैं, इसमें सिर्फ रियल नंबर आते हैं, एग्जांपल के तौर पे बताया हूँ। अब आता है वेन डायग्राम। से वेन डायग्राम समझो। वेन डायग्राम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम सेट्स और उनके रिलेशनशिप को सर्किल के थ्रू दिखाते हैं। रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट, सर्किल मतलब इंडिविजुअल सेट्स ए बी सी। ठीक है, अब देखो यूनियन इंटरसेक्शन, देखो यूनियन बता चुका हूँ मैं, यूनियन होता क्या है। ठीक है, बट इसमें समझो दोनों सर्किल का पूरा एरिया शेडेड होता है, मैंने तुमको दिखाया ही है। ठीक है, इंटरसेक्शन दोनों दोनों सर्किल के बीच में ओवरलैप होता है। ठीक है, डिसजॉइंट बता दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट बता दिया, डिफरेंस बता दिया, ये मैंने तुमको पहले ऊपर ही बता दिया। ठीक है, तो आई होप तुमको ये सेट्स के बेसिक्स एंड सेट्स के जो प्रूफ करने वाली क्वेश्चन आते हैं वो तुमको समझ में आ गए होंगे। सो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। सो व्हाट इज़ रिलेशन। तो सबसे पहले एक रिलेशन क्या है, तो रिलेशन मान लो क्या होता है, मतलब मान लो तुम्हारे पास दो सेट्स हैं। ठीक है, मान लो, चलो ना भाई आगे। हाँ,
मान लो तुम्हारे पास 2 सेट्स हैं, जैसे तब ए से बी का रिलेशन मतलब ए का बी के साथ तुम क्या कराओगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है? देखो जैसे ए मान लो तुम्हारे पास ए और बी 2 सेट्स हो गए, तब तुम ए से बी का रिलेशन कराओगे मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो देखो रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसका मीनिंग बता देता हूँ। रिलेशन का मतलब होता है सेट के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्शन। जैसे सपोज हमारा जो सेट ए है, सेट ए के जो एलिमेंट है उनका सेट बी के साथ कनेक्शन होना। एग्जाम्पल बताता हूँ, सुनो। इसका रिलेशन मतलब मैथमेटिकल फॉर्म समझो। यहाँ पे तुमको ए बी तुमने दो सेट लिख मतलब दो चीज़ें लिख ली तुमने, जैसे ए और बी सेट, ठीक है? तो तुम क्या करोगे कि जो हमारा ए का रिलेशन है वो उसका बी के साथ है, वेयर ए हमारा बिलोंग कर रहा है, छोटा वाला ए बिलोंग कर रहा है बड़े वाले ए के साथ, एंड बड़ा वाला बिलोंग कर छोटा वाला बी बिलोंग कर रहा है बड़े वाले बी में। अब इसका रिलेशन समझो। जैसे हमारे पास ए के सबसेट में 1 2 है एंड बी के सबसेट में 3 4 है, तो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो देखो ए का 1 का 3 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, ऐसे दोनों के साथ होगा। तो देखो ये देखो, तो ए पॉसिबल रिलेशन है। पॉसिबल रिलेशन कौन-कौन से? ये हो गया और 2 4 हो गए। तो ये ए के पॉसिबल हैं ये वाले, ठीक है? क्योंकि ए में 2 वैल्यू हैं, ठीक है? अब आता है प्रॉपर्टीज़ कौन-कौन सी होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप नहीं मतलब रिलेशन। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब समझो कि अगर हर एलिमेंट अगर अपने आप से क्या हो, रिलेटेड हो, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इसमें कंडीशन क्या होती है? पता नहीं अब इसको क्या हो जाता है मतलब, हाँ देखो, जब हम मतलब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। एंड कंडीशन क्या है? इसको ए डैश ए एंड ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका रिलेशन समझो। हमारा ए में ये वैल्यू है 1 2 3 एंड रिलेशन में दिए गए 1 1 2 2 एंड 3 3। तो रियल लाइफ एग्जांपल है इज इक्वल्स टू मतलब सीधा सीधा है ए बराबर बी। तो ये हमारा ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है? अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो अगर तुमको समझ में नहीं आया है रिफ्लेक्सिव मतलब, अब तो मैं बता दूं, तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे से रिलेटेड हो तो यही रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ध्यान रखना, बस इतना ही बोल सकता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का बी रिलेशन ए के साथ है, तो देखो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। मतलब तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे दोस्त के साथ है तो तुम्हारे दोस्त का रिलेशन भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशन क्या है? अगर ए बी का रिलेशन है आर के साथ, तो बी ए का रिलेशन भी होना चाहिए आर के साथ। तुम तुम और तुम्हारे दोस्त का रिलेशन है आर के साथ, तो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा रिलेशन भी होना चाहिए आर का, ठीक है? तो ये हमारा एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है इज फ्रेंड ऑफ रिलेशन। देखो जैसे मैंने बताया एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी और बी ए दोनों रिलेशन में हो तो ए बराबर भी होना चाहिए। जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त मतलब रिलेशन है तुम्हारे, तुम हम दोस्त हो ना, रिलेशन सेट हो रहा ना, तो तुम और तुम्हारा दोस्त बराबर होना चाहिए, ठीक है? अगर ए बी है बिलोंग करे आर को तो बी बिलोंग करना चाहिए आर को, एंड ए बराबर भी होना चाहिए। एग्जांपल समझो 1 1 2 2 1 2। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अगर अब समझो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना भी चाहिए। देखो अब मैं इसको समझाता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन समझो, ये आयुष, अमन, रोहन, समझो आयुष का रिलेशन है अमन के साथ और अमन का रिलेशन है आयुष के साथ, ठीक है? तो आयुष का रिलेशन अपने आप हो जाएगा रोहन के साथ क्योंकि वो अमन का दोस्त है, ठीक? आयुष का दोस्त है, देखो समझो फिर समझाता हूँ।
आयुष का दोस्त हुआ अमन, अमन का दोस्त हुआ आयुष, सॉरी अमन का दोस्त हुआ रोहन। तो आयुष का अल्टरनेट दोस्त हो ही जाएगा क्योंकि अपन मिलेंगे, बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। कंडीशन क्या है? अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी बिलोंग करेगा आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। आई होप क्लियर हो गया हो। ये एग्जाम्पल है तुम्हारा, रियल लाइफ एग्जाम्पल इज ग्रेटर देन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन टाइप है जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस एंटीसिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव होते हैं वो हमारे पार्शियल ऑर्डर होते हैं। एग्जांपल है लेस देन और इक्वल टू। अब पढ़ते हैं हम डोमेन और रेंज क्या होती है। सो देखो, मान लो आर एक रिलेशन है जो सेट ए एंड बी तक डिफाइंड है। मतलब आर सबसेट है, आर आर सबसेट है ए एंड बी का। तो आर इज ऑर्डर्ड पेयर टू कलेक्शन। आर जो होता है वो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है। तो देखो आर जो है ए और बी, तो हमारा जो ए है वो ए में बिलोंग करेगा और बी हमारा बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। डोमेन क्या होता है? तो देखो रिलेशन आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है। देखो समझना, मेरी बातों पे गौर करना कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन मतलब रिलेशन आर के सभी ऑर्डर पेयर, मतलब जो रिलेशन आर के सभी ऑर्डर पेयर होंगे वो उनके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट डोमेन कहलाता है, ठीक है। अब मैं इसको तुम्हें आगे समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। डोमेन ऑफ आर, तो ए ए एंड बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। डोम आर करके नोटेशन होता है सिंपल वर्ब में, समझो कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट तुम्हारे डोमेन कहलाएंगे, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर के सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड कंपोनेंट। अब इस सेकंड कंपोनेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मतलब सिंपल वर्ड में समझो कि देखो एल बराबर आर, एल एच एस बराबर आर करो तो ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक है। सो रेंज ऑफ आर क्या होगा? बी बी ए एंड बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। नोटेशन आर होता है इसका, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझो कि राइट साइड के एलिमेंट रेंज होता है। अब एग्जांपल समझो, ए एंड बी तुमको दिया गया, ठीक है। रिलेशन तुम्हारा कहाँ तक है? ए 1 से 8, 3 से 6, 5 से 2 एंड 1 से 4। तो आर एक रिलेशन है, ठीक है, ए से बी तक, ठीक है। डोमेन ऑफ आर क्या होगा? तो ऑर्डर रेंज के फर्स्ट पेयर, मतलब 1 3 5 1। तो 1 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो जो तुम्हारा फर्स्ट पेयर होगा, मतलब जो जो आगे के एलिमेंट होंगे, जैसे ये वाले एलिमेंट होंगे, तो ये तुम्हारे क्या होंगे? ये तुम्हारे क्या होंगे? डोमेन होंगे। नोट, एक दो बार आया है पर सेट में रिपीट अलाउड नहीं होता, ध्यान रखना। सेट में रिपीटेड टर्म अलाउड नहीं होते हैं। डोमेन समझो, डोमेन समझ लिया, रेंज समझो। ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को उठाओ। जैसे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट क्या है? 8 6 5 4 बच गए, तो ये तुम्हारे रेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? रेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब समझो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डोमेन डोमेन सबसेट ऑफ ए, रेंज सबसेट ऑफ बी। डोमेन और रेंज कभी भी रिपीट एलिमेंट नहीं रखते हैं। डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट का सेट। अगर कोई एलिमेंट रिलेशन में यूज़ नहीं है, देखो अगर किसी भी कोई भी एलिमेंट है वो रिलेशन में यूज़ नहीं हुआ है तो डोमेन या रेंज नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्विक शॉर्ट क्विक ट्रिक याद रख लो कि डोमेन मतलब लेफ्ट साइड, रेंज मतलब राइट साइड। इनवर्स रिलेशन, मान लो ए और बी दो सेट्स हैं, आर एक रिलेशन है जो ए से बी तक डिफाइंड है। देखो मान लो कि तुम्हारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, एंड आर का रिलेशन ए एंड बी तक डिफाइंड है, ठीक है। तब आर का इन्वर्स, जिसे आर इन्वर्स डिनोट करते हैं, ये एक रिलेशन होता है जो बी से इन्वर्स, बी से ए तक होगा। तो ध्यान रखो ए बराबर ए का ए ए बी का रिलेशन है आर से, ठीक है। तो बी और ए का रिलेशन होगा आर से, तो ये हमारा इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। डेफिनेशन समझो कि हमारा, अगर मान लो कि हमारा आर जो है वो ए बी से है, तो ए बिलोंग कर रहा है ए में और बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स रिलेशन होगा कि आर इन्वर्स होगा तो बी ए, जैसे मैंने आपको बताया सेम टू सेम। सिंपल वर्ड में समझो तो इन्वर्स रिलेशन में ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज देखो, जैसे डायरेक्शन चेंज जैसे होगी कि रिलेशन है, सॉरी
आर आर ए से लेके बी तक है तो आर इनवर्स क्या होगा बी टू ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझ लो। डोमेन आर मतलब रेंज ऑफ आर डैश, रेंज रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट में डायरेक्ट पूछता है। तो डोमेन ऑफ आर तो रेंज ऑफ इनवर्स, रेंज ऑफ आर डोमेन का इनवर्स। अब एग्जाम टाइप से क्वेश्चन एग्जांपल समझ लो, जैसे ए 1 2 3 है एंड बी में ए बी सी डी है। तो देखो तुम ए बी सी डी तक कॉमन करोगे। देखो जैसे ए वन वन मतलब तुम सबका ऐड करोगे। ठीक है, आर एक रिलेशन है ए से बी तक, तो इनवर्स रिलेशन क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा हर ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान रखना सुनना, हर ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर दो। मतलब हर ऑर्डर पेयर जो हमारा ऊपर है, जो अभी 1 से ए लिखा है, 1 सी 2 डी 2 सी, तो इसको इन्वर्स करोगे तो A1 सी 1 D2 C2। तो अब ये आर इनवर्स का रिलेशन है जो बी से ए तक है। आई होप समझ में आ गया। अब डोमेन और रेंज चेक कैसे करते हैं? तो देखो डोमेन ऑफ आर डोम 1 2 है, रेंज 1 ए बी सी डी है। तो डोमेन ऑफ इनवर्स क्या होगा? डोमेन का इनवर्स क्या होगा? ए बी सी डी। डोम का इनवर्स ए बी सी डी ए सी डी। रेंज का इनवर्स 1 2 3। वेरीफाई हो गया कि डोमेन आर बराबर रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर रेंज बराबर डोमेन डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। एंड रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, वाई बिलोंग कर रहा है ए में, एंड एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू में 10 है। तो हमें एक्सप्रेस करना है आर एंड आर इनवर्स। डिटरमाइन आल्सो डोमेन ऑफ आर एंड आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ रेंज इनवर्स। सो हमने पहले तो हमने लिख लिया 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, सो एक्स वाई का रिलेशन है आर के साथ। तो और हमको इक्वेशन दी गई है एक्स प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10। तो हम 2y से वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 10x/2। सो ये आ गई। अब हम बारी बारी से वन पुट करेंगे। तो देखो ये मैच नहीं कर रहा हमारे सेट पे, 4 मैच कर रहा है, ये रहा। ठीक है, तो हमारे सेट में जो भी मैच करेगा तो हम मैच कराएंगे। तो देखो हमारे सेट में हम सारी एक्स की 4, एक्स की वैल्यू 5 6 7 8 ऐसे पुट करते जाएंगे। तो हमारे जो भी मैच करें, जैसे 2 से 4 मैच किया, 4 से 3, 6 से 2 एंड 8 से 1। एंड हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो 4 से 2 हो जाएगा, 3 से 4, 2 से 6, 1 से 8। इनका इन्वर्स निकाल डोम 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 का डोमेन निकालेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा। डोमेन का इन्वर्स रेंज का इन्वर्स लिख दिया। रेंज आर मतलब डोमेन का इन्वर्स। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, समझो कि ए रिलेशन आर इज द डिफाइंड फ्रॉम अ सेट 2 3 4 5। बी बराबर हमारे पास 3 6 7 10 है। एज फॉलो आर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एक्स डिवाइड्स वाई। इस शब्द को ध्यान से समझना, एक्स डिवाइड्स वाई। एक्सप्रेस करो आर एंड आर इनवर्स, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर एंड आर इनवर्स। तो नोट ए डिवाइड बाई बी स्टैंड फॉर ए डिवाइड्स। ठीक है, ए डिवाइड्स बी। तो देखो यहाँ पे हमने डोमेन लिख दिया, हमने 2 6 3 3 ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड हमने आर इनवर्स निकाला है इसका, तो निकला है, जस्ट इंटरचेंज किया वैल्यू हमने। डोमेन निकाला तो 2 3 5 निकले इज इक्वल टू आर इनवर्स है। रेंज निकाला तो 6 10 3 निकले जो हमारे डोमेन आर इनवर्स हैं। तो देखो ये तुमको क्वेश्चन करने का है, एंड नहीं बने तो मेरे को बताना। अब आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। मान लो ए बी सी 3 सेट्स हैं और आर का रिलेशन है ए से बी तक, तो एस का रिलेशन भी होगा बी से सी तक। देखो मान लो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास 3 सेट्स हैं ए बी सी, आर का रिलेशन है ए से बी तक। तो तुम ये मान लो कि जो तुम्हारा एस है उसका रिलेशन होगा बी से सी तक। तब आर और एस का कंपोजिशन होगा, जिसे आर कंपोजिशन एस कंपोजिशन आर लिखते हैं। एक रिलेशन होता है ए से सी तक। नोटेशन क्या होगा? ये नोटेशन होता है इसका। डेफिनेशन क्या होता है?
ये आप डेफिनेशन देख लो, सब बिलोंग करेंगे, ठीक है। एस आर ए सी बिलोंग कर रहा है सच दैट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बिलोंग्स टू बी, ए डैश बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग करेंगे एस में। सिंपल वर्ड में समझो कि ए का एलिमेंट पहले आर के थ्रू बी में से देखो सिंपल वर्ड में ये है कि जो हमारा आर 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 के थ्रू बी में से कनेक्ट होता है, फिर एस के थ्रू सी में कनेक्ट हो जाता है। देखो पहले हम आर के थ्रू बी में कनेक्ट हुए, देन बी एस के थ्रू हम एस के थ्रू सी में कनेक्ट हो गए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर पॉइंट क्या है? एस एस कंपोजिशन ऑफ रिलेशन आर डज नॉट इक्वल टू आर कंपोजिशन ऑफ एस। पहले आर फिर एस से अप्लाई होता है। एग्जांपल देख लो, ए 1 2 बी 3 4 सी 5 6, तो आर का रिलेशन निकालेंगे तो ए बी के साथ निकलेगा, एस का निकालेंगे तो बी सी के साथ निकलेगा, ठीक है। तो एस कंपोजिशन क्या निकलेगा 1 5, वो एस और आर का कंपोजिशन क्या निकलेगा 1 और 5 और 2 और 6, तो मतलब ए सी का, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन एक ही सेट से उसी सेट तक डिफाइंड हो तो उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। देखो जैसे कि ए से ए तक डिफाइंड, मान लो एक ए सेट है एंड तब ए से ए तक रिलेशन, देखो ए से ए तक हम क्या है डिफाइंड है, तो हमारा रिलेशन क्या होगा बाइनरी रिलेशन होगा, तो आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। एग्जांपल समझो, अगर 1 2 3 4 हैं, अगर रिलेशन इक्वल टू डिफाइन करें तो वो हमारा बाइनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी रिलेशन होता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन है, ये एक बाइनरी रिलेशन है क्योंकि आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड का कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में मिडिल सेट बी कॉमन होना चाहिए। बाइनरी रिलेशन में हमेशा ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन सब बाइनरी रिलेशन होते हैं। कंपोजिशन में ऑर्डर चेंज, कंपोजिशन में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वन लाइन में रिलेशन रिवीजन करवा देता हूँ। कंपोजिशन मतलब रिलेशन का चयन होता है, बाइनरी रिलेशन मतलब सेम सेट टू सेम सेट। एस कंपोजिशन आर का मतलब होता है पहले आर देन फिर एस। ये क्वेश्चन है बाइनरी रिफ्लेक्सिव सब का। देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ 10 distinguished element, then find how many different binary relation on A there, how many them are reflexive, how many are symmetric, how many number of them are both reflexive and symmetric। तो हमारे पास मॉड ए बराबर 10 है, हैविंग एन इक्वल टू 10 है, तो बाइनरी रिलेशनशिप मतलब एन स्क्वायर, तो ए इक्वल टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100। रिफ्लेक्सिव का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर एन एन माइनस 1, तो इसको करेंगे तो 2 की पावर 90 आएगा। सिमेट्रिक का ये फार्मूला होता है जो हाईलाइटेड है येलो कलर से, इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 55। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का फार्मूला ये है, इसका 2 की पावर 45। एंटी सिमेट्रिक 2 की पावर एन डॉट 3 की पावर एन एन माइनस 1 अपॉन 2, इसकी 6 की पावर 450। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन में। रिलेशन तो देर आर टू टाइप समझ लो, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर ऑर्डर रिलेशन। तो अब इनको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो रिलेशन मेनली दो दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। फर्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सेकंड इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। ए एंड ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब अगर देखो रिफ्लेक्सिव मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए तो आपका रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए, ये हमारा सिमेट्रिक होता है। देखो ए बी का रिलेशन है आर के साथ तो बी ए का रिलेशन भी आर के साथ होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव अपने आप के साथ मतलब अपने आप से रिलेटेड हो। सिमेट्रिक मतलब अगर ए का बी के साथ ए बी का रिलेशन आर के साथ है तो आर सॉरी सिमेट्रिक का रिलेशन, सिमेट्रिक मतलब अगर
ए और बी का रिलेशन आर के साथ है तो बी का रिलेशन और ए का रिलेशन आर के साथ होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर सेम आयुष एंड अमन एंड रोहन की कहानी याद करो। ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आयुष मतलब ए समझ लो, ए बी एंड सी, तो मतलब आयुष का रिलेशन मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन सी के साथ होगा, तो अल्टरनेट ए का रिलेशन सी के साथ होगा। ठीक है, ये कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, बाकी एग्जाम फेवरेट क्या है, रिलेशन इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों में आता है, मतलब इक्वल टू, मतलब ये आपका कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन तीन डिफरेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा तुमको, और ट्रांजिटिव सेम, बट इसमें एंटी सिमेट्रिक आता है। एंटी सिमेट्रिक मतलब अगर ए बी और बी ए दोनों रिलेशन में हैं तो ए बराबर बी होना चाहिए, मतलब जैसे और बी है और बी और ए दोनों, ये मतलब ये दोनों रिलेशन में है, तो हमारा ए बराबर बी होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक। जैसे ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो आर, और बी ए बिलोंग कर रहा है आर में तो ए बी होना चाहिए इक्वल टू में। तो दोनों के लॉ मैंने समझा दिए हैं, दोनों तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब देखो प्रूव करना है, तो प्रूव करो, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड all integers defined by x y belongs to r, here x minus y is divisible by m is in equivalence relation on z। so सबसे पहले हम लिखेंगे to so that the given set of relation is equivalence and now it's follow the property। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो a है, जो a है वो बिलोंग कर रहा है क्या r में। सो a belongs to z, ठीक है, तो बिलोंग कर रहा है भाई। ठीक है, z मतलब बहुत से लोगों को भूल गया होगा, मेरे को पता है, z मतलब इंटीजर, ध्यान रखना इंटीजर कहलाता है भाई, इंटीजर। ठीक है, एंड आर और होल नंबर। ठीक है, तो भैया ये भूलना नहीं है तुमको, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा तुमको, z मतलब इंटीजर होता है मेरे भाई बच्चों। देखो तुमको भी दिखा देता हूँ अभी, चलो मैंने कहाँ पे दिखाया था, ऊपर पे, z मतलब दिन ध्यान से दिखाता हूँ तुमको, रुकना, मुझे पता था तुम लोगों को भूल जाएगा, मुझे पता था, तो लेकिन भूलना नहीं यार प्लीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एंड अब वो मुझे पता नहीं, मिलना भी नहीं है, मिल जाए तो यार तुम्हारी किस्मत है, और नहीं मिले तो मैं बता रहा हूँ ना, ऊपर से ही चल लेते हैं भाई। देखते हैं यहाँ पे अगर मिल जाता है तो ये देख लो, ये लिखा हुआ है मैंने कि n मतलब नेचुरल नंबर, w मतलब होल नंबर और z मतलब इंटीजर। तो अब मत भूलना प्लीज़, अगर तुम लोग अब भूले तो समझ लो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, सो हमारा जो ए है, ए का रिलेशन है किसके साथ, देखो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, तुम्हारा खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए का रिलेशन ए के साथ है एंड ए का रिलेशन आर के साथ है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू जीरो का रिलेशन है आर के साथ, तो आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ लिख दो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, सो देखो, सो ए का रिलेशन है बी के साथ, एक ए और बी का रिलेशन आर के साथ, वेयर ए बी बिलोंग कर रहे हैं जेड में। ठीक है, मतलब इंटीजर में, तो ए बी इज डिविजिबल बाई एम, तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एम पी, पी हमारा क्या है, इंटीजर है, एम को हमने डिविजिबल बाई एम पी, डिविजिबल बाई क्या है, यहाँ पे देखो एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एम, मैं कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन में वही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा p इज़ इंटीजर एंड माइनस पी भी हमारा इंटीजर है, तो देखो a माइनस बी है, तो अगर हमने जैसे इसको लिखा a माइनस बी, तो हमारा क्या आएगा, b माइनस ए, तो एक a बचेगा, तो ये वाला ये काट देगा। ठीक, इसलिए ये हो गया, तो b, देखो अगर ये हमारा
बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो बी ए है वो बिलोंग कर रहा है आर में एंड ए बी बिलोंग कर रहे हैं जेड में। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब ट्रांजिटिव में देखो, लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए बी बिलोंग करेगा जेड में, तो ए बी डिविजिबल बाई एम, तो ए माइनस बी बराबर एम पी। बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी सी बिलोंग करेगा जेड में। बी और सी बिलोंग कर रहे हैं, बी इज डिविजिबल बाई एम, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू एम क्यू, क्यू इज इंटीजर, तो ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एम पी प्लस एम क्यू। बी से बी कट गया तो ए सी और एम कॉमन ले लिया, पी प्लस क्यू हो गया, तो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एम, तो ए सी रिलेशन ए सी बिलोंग करेगा आर में सच, और ए सी बिलोंग्स टू जेड। तो ये हमारे सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब तीनों इक्वेशन को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को। सो इट इज़ अ इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड इसका सॉल्यूशन भी है, आप देखते जाइए, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशन एंड ये मैंने 2-3 क्वेश्चन और दिए हैं, ठीक है। एंड पार्शियल ऑर्डर सेट या पो सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। मान लो पी एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर पी पर डेफिनेट डिफाइंड रिलेशन आर फॉलोइंग 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो आर को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कह सकते हैं और पी को पार्शियली ऑर्डर पोसेट भी कहते हैं। कंडीशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तुमको पता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक पार्शियल, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या देखो इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 कंडीशन फॉलो करती हैं, पहली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बट जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उसमें क्या, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं ये तुमको समझा चुका हूँ, इसके नोटेशन वगैरह ये है, एग्जांपल ये है, और इसका क्वेश्चन तुमको खुद से करना है, ठीक है। अब सोचो, अब तुम्हारे पास एक, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ये तुम्हारे पास जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, तो इसको भी अपन को पढ़ना है। सो जॉब शेड्यूलिंग क्या है, तो देखो जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है कुछ कांस्टेंट के साथ। तो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जॉब्स दिए रहते हैं, हर जॉब्स के पास जॉब आईडी होती है, डेडलाइन होती है और प्रॉफिट होती है। डेडलाइन मतलब जॉब कब तक कंप्लीट होना चाहिए और जॉब कंप्लीट करने पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। कंडीशन क्या है, हर जॉब के लिए एक यूनिट टाइम लगता है, एक टाइम पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ही एग्जीक्यूट होता है। जॉब को उसकी डेडलाइन से पहले या डेडलाइन पर कंप्लीट करना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमम मैक्सिमम करना, ठीक है। अप्रोच क्या है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी एक टॉपिक है, तो मैं उसमें पढ़ाया हूँ न्यूमेरिकल, तो तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। ग्रीडी का मतलब है हर स्टेप पर बेस्ट पॉसिबल चॉइस करना। स्टेप समझ लो, जॉब्स को प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट पहले, एक टाइम स्लॉट एरे बनाओ, हर जॉब के लिए असाइन करो, उसकी डेडलाइन से पहले लेटेस्ट फ्री स्लॉट ढूंढो, अगर स्लॉट एम्प्टी हो तो जॉब असाइन कर दो। एंड में सिलेक्टिव जॉब्स और मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ये तुमको जॉब्स दी गई हैं, ठीक है। जॉब 1 2 3 4 5 है, डेडलाइन 2 1 2 1 3 है, 100 19 27 25 15। तो यहाँ पे प्रॉफिट के ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं, तो J1 का 100, J3 का 27 25 एंड ये इसमें मैक्सिमम डेडलाइन कितनी है, 3। मैक्सिमम डेडलाइन यहाँ पे देखो 3 से ज़्यादा है नहीं है, तो हमें टाइम स्लॉट कितने मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे। तो अब हमें 3 जॉब भरनी है, तो जॉब असाइनमेंट क्या होगा, J1 में जॉब जे J1 में स्लॉट 2 मिल जाएगा, J3 को स्लॉट 1 मिल जाएगा एंड J4 नो इनको स्लॉट नहीं मिलेगा एंड इनको नॉट स्लॉट फ्री, और J5 D इज इक्वल टू 3, तो इनको स्लॉट मिल जाएगा। तो देखो J3 J1 J5 में 3 स्लॉट हमने भर दिए, तो 25 15 और 42, तो 142 मैक्सिमम आंसर है, ठीक ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो ग्रीडी वर्क कैसे करता है। सो हाई प्रॉफिट जॉब्स को पहले शेड्यूल करना लॉजिकल है। लेट स्लॉट यूज़ करने से फ्यूचर जॉब्स चांसेस बचते हैं, ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सॉर्टिंग जॉब्स में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और स्लॉट चेकिंग में ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस डी, डी इज इक्वल टू मैक्सिमम डेडलाइन।
ओवरऑल होती है ओमेगा ए ओ बिग ओ एन लॉग एन। डोमिनेंट टर्म लिखा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम है। हर जॉब में 1 यूनिट टाइम लगता है। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट है। ऑर्डर जॉब मैटर करता है। डेडलाइन कांस्टेंट कंपलसरी। अब देखो फंक्शन समझो। मान लो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अगर ए के हर सेट को बी में, देखो मान लो कि तुम्हारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और ए के हर एलिमेंट को बी एग्जैक्टली ए के एलिमेंट से रिलेट किया जाता है, तो इसी रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। तो नोटेशन क्या होगा कि फंक्शन ए टेंस टू बी। सिंपल वर्ड में समझो, हर इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, वो हमारा फंक्शन है। ठीक, हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, वो हमारा क्या है, क्या है, क्या है, फंक्शन है। ठीक है। डोमेन, को डोमेन, रेंज। तो डोमेन एंड रेंज मैं ऊपर बता चुका हूँ। को डोमेन मतलब पॉसिबल आउटपुट होता है। ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। देखो अगर डिफरेंट इनपुट के साथ के डिफरेंट आउटपुट हो तो उसे वन टू, देखो वन वन फंक्शन, देखो डिफरेंट इनपुट हैं एंड डिफरेंट आउटपुट होते हैं तो वन वन फंक्शन होता है, मतलब इंजेक्टिव। जैसे एफ ए वन इक्वल टू एफ ए टू है तो ए वन बराबर ए टू, मतलब दो अलग एलिमेंट के अलग इमेजेस नहीं हो सकते। देखो दो अलग एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, तो एफ वन बराबर ए हो गया, एफ टू बराबर बी हो गया, एफ थ्री बराबर सी हो गया, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है। अब देखो मैनी वन फंक्शन आपका एक इसमें नहीं है बट एक्स्ट्रा पढ़ लो, शायद आ सकता है। ठीक है। अगर दो या ज़्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो तो फंक्शन मेनली मैनी वन होता है। जैसे एफ वन में ए है, एफ टू में ए है एंड एफ थ्री में ए है, तो यहाँ पे देखो दो एफ वन और एफ टू में दो निकला है ना आउटपुट। देखो अगर दो या ज़्यादा इनपुट का सेम आउटपुट, जैसे हमारे दो इनपुट हैं, हमारे तीन इनपुट है वन टू थ्री, और तीन इनपुट में दो का आउटपुट सेम है, तो ये हमारा मैनी वन फंक्शन होगा। इसमें नोट है, फंक्शन वन वन नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। इनटू फंक्शन क्या होगा, अगर को डोमेन के कोई एलिमेंट इमेज ना बने, जैसे अगर कोई हमारे पास को डोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट इमेज नहीं बनता तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। जैसे कंडीशन है रेंज सबसेट है को डोमेन का, तो जैसे वन टू थ्री ए बी सी डी, तो इसका रेंज है ए बी, तो अब इसका कोई फंक्शन इमेज ही नहीं बन रहा, तो भाई क्या है, मतलब इसका ए बी बस ले रहे हैं, वन टू थ्री कहीं ले ही नहीं रहे हैं, तो मतलब फंक्शन क्या ही बनेगा, तो ये हमारा क्या है, इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन मतलब सरजेक्टिव फंक्शन, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बन जाए, अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट का इमेज बन जाए तो फंक्शन ऑन टू कहलाता है। जैसे रेंज बराबर कोडोमेन, तो जैसे वन ए वन, जैसे एक ए का है वन टू थ्री, बी का है ए बी सी, हर एलिमेंट बी किसी ना किसी आउटपुट में है। जैसे देखो देखो हर एलिमेंट ऑफ बी किसी ना किसी इनपुट का आउटपुट है, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन वन 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 हो, देखो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर हमारा फंक्शन वन वन है और ऑन टू दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन मतलब अगर फंक्शन ए टेंस टू बी है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो और दूसरा उसका इन्वर्स हो, मतलब बी टेंस टू ए हो, बी टेंस टू ए एग्जिस्ट करता है या बी इक्वल टू ए एग्जिस्ट करता है, तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए होगा, तो एफ ए बराबर बी होगा। सिंपल वर्ड में इनवर्स फंक्शन में इनपुट और आउटपुट स्वैप हो जाते हैं। तो देखो जब हमारा इनवर्स फंक्शन होगा तो हमारे जो इनपुट होंगे और आउटपुट होंगे वो स्वैप हो जाते हैं। तो कंडीशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, वन वन प्लस ऑन टू दोनों कंपलसरी है। ठीक है। तो समझो वन टू थ्री एंड बी है ए बी सी, तो वन का ए होगा, बी का टू होगा एंड थ्री का सी होगा, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एफ इनवर्स ए का वन होगा, एफ इनवर्स बी का टू होगा, एफ इनवर्स सी का थ्री होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने लायक वन वन कंडीशन का डिस्टिंक्ट इनपुट प्लस डिस्टिंक्ट आउटपुट, इन ऑन टू रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इन टू रेंज
रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन बाइजेक्टिव ऑन टू प्लस वन वन होना चाहिए। इनवर्स मतलब ओनली ओनली फॉर बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 ख़त्म होता है सेट थ्योरी का। एंड अब हम इसमें अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसमें डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, टाइप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप एंड को सेट फैक्टर एंड ये सारी चीज़ें। एंड ये मेरे नोट्स हैं, मैं एक बार ये दिखा दे रहा हूँ, सो जल्दी से तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से तुम लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड रात के 3 बजने को है। ठीक है, तो तुम जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं फट करता हूँ। ठीक है, मैं 2 सेकंड का टाइम मतलब दूंगा, तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देखो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो देखो अपने दोस्तों को भी भेजना और अपने कमेंट्स भी करना। 50 कमेंट का मैं टारगेट रख रहा हूँ, पहली बार रख रहा हूँ, तो प्लीज़ कंप्लीट कर देना इसको, ख़त्म मत कर देना कि भाई। एंड बाकी तुम लोगों को थ्योरी पूरी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लो, मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं तुमको। एंड कुछ क्वेश्चन तुम यहाँ से भी रिवीजन या कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सेट वाली चीज़ों में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, एंड रिलेशन वाले चीज़ों में भी ऐसे आते हैं, तो तुमको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुमको समझाया है। एंड यहाँ पे मेरे नोट्स ख़त्म हो जाते हैं। एंड अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2 एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। सो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए एंड तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जैसे बाकी चीज़ें करते हैं। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू मेरे दोस्तों।